हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुलानी पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि हमने अपना रिवीजन सीरीज शुरू किया जिसमें कि हम चाहते थे कि जितना ज़्यादा हो सके हमारा रिवीजन होके हमारा रिकॉल हो सके, ताकि जितने भी जो एग्जामिनेशन है उसके लिए मेन पॉइंट हमारे दिमाग में आ सके। देखिए, हम ज़्यादा भी जब लंबा वीडियोस बनाते नहीं हैं, बड़े से बड़े चैप्टर को कोशिश करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। अगर आप देखेंगे तो आपकी कॉपी से भी ज़्यादा फास्ट रिवीजन इस वीडियो में हो रहा है। ठीक, तो हम सब जानते हैं आज जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, क्योंकि पहले हमने रक्त को समाप्त किया, ह्यूमन ब्लड को, उसके बाद ह्यूमन हार्ट को समाप्त किया, मानव हृदय के बारे में। उसके बाद आज हम लोग जानेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक, देखिए, मानव श्वसन तंत्र में होता क्या है, कैटाबॉलिक क्रिया होता है। मतलब हम सब जानते हैं कि इसमें ग्लूकोज का विखंडन होने के बाद, क्योंकि अब हमें ऊर्जा भी चाहिए, तो एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। श्वसन का क्रिया एक विघटनकारी क्रिया है, इसलिए कि इसको कैटाबॉलिक यानी विघटनकारी क्रिया है। इसके तहत हमारे को ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन कार्य के लिए हमारे शरीर में श्वसन तंत्र मौजूद है। ठीक, उसके बाद श्वसन तंत्र के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग क्रिया को, मतलब सांस लेने की क्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक, श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, ये हमारे लंग्स का ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें समझिए, सबसे पहला भाग कौन सा होता है, नासिक, मतलब नाक, ये नाक को ही नासिका बोलते हैं हिंदी में। ठीक, उसके बाद होता है ग्रासनी, उसके बाद स्वरयंत्र, उसके बाद ये जो है बत्ती बत्ती सा लगा हुआ, इसको वात नली यानी ट्रेकिया कहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ से यही ट्रेकिया वात नली अलग होकर श्वासनी और श्वासनिका बन जाता है। श्वासनी और श्वासनिका बनने के बाद ये जो वायुकोश है, वायुकोश ही सबसे मुख्य भाग है। चलिए, इसको अब हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट थोड़ा दूर की ओर चलते हैं, समझते हैं सबसे पहले नासिका के बारे में, नोज के बारे में। ठीक, नासिका क्या है, अस्थि और उपास्थि से बना हुआ एक हमारा अंग है, क्योंकि श्वसन तंत्र का ये प्राथमिक अंग है। सबसे पहला अंग क्या है, नाक ही है। इसमें दो छिद्र होते हैं। ठीक, दो अस्थियों से हमने देखा कि बना हुआ है। उसके बाद हम लोग इसमें जानते हैं कि दो नासिका छिद्र पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोला जाता है। दोनों नासिका छिद्र को क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल बोला जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा भाग है, नाक के बारे में इतना काफ़ी है। उसका दूसरा भाग क्या आ जाता है, ग्रासनी। ग्रासनी के बारे में हम समझते हैं, ग्रासनी खासतौर पर किसका हिस्सा है, ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। लेकिन पाचन तंत्र का हिस्सा होने के साथ साथ हमारे में जो हवा के लिए एक माध्यम बनता है, माध्यम उत्पन्न बनाता है, यानी कि हमारा जो हवा शरीर फेफड़े के अंदर जाता है, ग्रासनी से होके ही जाता है। हवा का एक माध्यम प्रदान कर रहा है हमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइसोफेगस भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है ग्रासनी का, आइसोफेगस। तो ग्रासनी से भी इतना ही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ था। चलिए अब थोड़ा आगे पॉइंट को समझते हैं। स्वर यंत्र, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक, स्वर यंत्र में होता क्या है मेरे भाई, देखिए, लेरिंग्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसी में कंपन के द्वारा आवाज़ उत्पन्न होता है। कंपन के द्वारा आवाज़ बाहर निकलती है और इसका तारनुमा रचना होता है। इसके अंदर में तारनुमा रचना होता है। उसी तारनुमा रचना क्या बोलते हैं, जहाँ पे कहीं कंपन होता है, तारनुमा रचना है ना, ये जैसे यहाँ पे कंपन हुआ तो क्या होता है, स्वरकोश में कंपन होने के बाद आवाज़ निकलती है। ठीक, अब तारनुमा जो संरचना है इसी को स्वरकोश कहा जाता है, यानी वोकल कॉर्ड। स्वरकोश में ही कंपन होने के बाद आवाज़ निकलती है। ठीक, कंपन मेन कहाँ होता है, स्वरकोश में ही होता है। स्वरकोश को भी आगे बहुत देर तक पढ़ते रहेंगे, क्योंकि स्वरकोश बहुत ही बड़ा अंग है। इसी की वजह से हमारा आवाज़ अभी आप सुन पा रहे हैं, आपका आवाज़ दूसरा लोग सुन पा रहे हैं। स्वरकोश के ऊपर एक विशेष प्रकार का ढक्कन पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, स्वरकोश के ऊपर ये जो ढक्कन पाया जाता है इसी को एपिग्लोटिस बोलते हैं। देखिए, जब हम ये बोलते हैं ना तो ये ढक्कन खुल जाता है तो हमारी आवाज़ कंपन बाहर निकलती है। लेकिन जब कभी हम लोग खाना खाने समय बोलते हैं उस समय ये ढक्कन खुल जाता है, इसी में दाना का कुछ कण फंस जाता है, जिस कारण हमें क्या होती है, खांसी होती है। स्वरकोश का एक भारी ढक्कन होता है जिसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। ठीक, तो वही ढक्कन कभी कभी खुलता है तो फिर हमारे को खांसी होती है। अब थोड़ा सा हम लोग स्वरकोश को समझते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग में मेल, फीमेल और एक बच्चे, 3 कैटेगरी में हम बांट देते हैं। ठीक, हम सब जानते हैं कि स्वरकोश की लंबाई सबका किसका, मतलब जानते नहीं है, अभी समझ जाते हैं थोड़ा सा। स्वरकोश की लंबाई सबसे ज़्यादा किसका होता है, मतलब मेल में होता है। फीमेल में इसकी तुलना में थोड़ा छोटा होता है, बच्चों में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है स्वरकोश की लंबाई। अब इसका लंबाई ज़्यादा है, इसका तरंग धैर्य भी ज़्यादा होगा। तरंग धैर्य बराबर 1/आवृत्ति आवृत्ति हो जाता है। देखिए, तरंग धैर्य ज़्यादा होने के कारण आवर्ती कम होता है, आवृत्ति कम होगा तो तारत्व भी कम होगा। इसीलिए हमारा आवाज़ में ज़्यादा
ऊर्जा नहीं निकलता है। ज़्यादा ऊर्जा निकलता है तो ज़्यादा दूर तक जाता है। हमारे से ज़्यादा दूर तक किसका जाता है? एक फीमेल का आवाज़ जाता है। इसका पतला होता है, ऊर्जा कम होता है। देखिए इसका तरंगदैर्घ्य कम है तो इसीलिए आवर्ती और तारत्व भी ज़्यादा है, जिसके कारण इसकी आवाज़ पतली होती है, लेडीज़ की आवाज़। और बच्चों में बात करें जिसमें तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, इसीलिए बच्चा जब रोता है तो कितना दूर तक आवाज़ जाता है, या लेडीज़ जब चिल्लाती है तो बहुत दूर तक आवाज़ जाता है। यही कारण है। ठीक, अब थोड़ा सा आगे जब समझते हैं, देखिए इसी बात में, देखिए जैसे हमारे अंदर में भी वायुकोश होता है। हमने देखा हमारे अंदर में क्या है? वायुकोश। वायुकोश से ही आवाज़ निकलती है। उसी तरह से कोयल, पक्षियों में भी स्वरकोश पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सिरिंक्स बोलते हैं। कोयल और पक्षियों में जो वायुकोश पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? सॉरी, स्वरकोश पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सिरिंक्स बोलते हैं। ठीक, अब एक और बात समझिए कि ये जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र के सामने एक टेटवा जैसा होता है, गोल गोल सा। ठीक, इसी को एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ये कार्टिलेज का बना होता है। ये स्वर यंत्रों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस बात को भी समझ जान गए। एक जो टेटवा बना होता है ना, गले में गोल सा, मेल में ज़्यादा बड़ा होता है, फीमेल में थोड़ा छोटा होता है। ठीक, अब जो मेन बात था वायुकोश, वायुकोश को थोड़ा समझिए। हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वायुकोश है। पहले वातनली को समझिए, उसके बाद वायुकोश को समझेंगे। देखिए एक और चीज़ था कि वातनली भी था हमारे पास। तो वातनली में होता क्या है? ये हेलाइनी नमक उपस्थिति से इसका निर्माण होता है। इसी में ये मतलब इसके बाद आगे चल के ये वातनली दो फेफड़ों में बढ़ जाती है, एक श्वसनीय और एक श्वसनलिका हो जाता है। उसके बाद हमारे को आगे मिलता है वायुकोश। वायुकोश की बात करें तो हम ये फेफड़े का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है इसको, दरअसल इसलिए क्योंकि ये बहुत ही लाखों की संख्या में होता है। वायुकोश में होता क्या है कि हम जो भी मतलब जैसे ब्लड में अगर CO2 है, O2 हम ग्रहण करते हैं तो ब्लड को प्योरीफिकेशन कौन करता है? वायुकोश ही करता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है, लंग्स का, फेफड़ा का। समझ गए वायुकोश के बारे में। और इसी को गैसों का बाजार भी कहा जाता है। ठीक, इतना समझे। देखिए अब थोड़ा सा फेफड़े के बारे में देख लेते हैं। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा से ज़्यादा बड़ा कोई बात नहीं है। फेफड़ा एक क्या बोलते हैं, गुलाबी रंग का 1100 ग्राम का वजनी एक दो फेफड़े हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनकी क्षमता होती है 6000 ml हवा को अपने अंदर ऑब्जर्व करने की। इतना जान गए, बस ये काफ़ी है। एक और बात है कि फेफड़े के जो राइट साइड में, ये जो है राइट साइड में, इसको अवतल खांच बोलते हैं। एक मतलब थोड़ा सा ये पाया जाता है, झुका हुआ एक जगह पाया जाता है जिसको अवतल खांच बोलते हैं। ये इसलिए होता है ताकि हृदय को स्थान प्रदान किया जा सके। ठीक, अवतल खांच के बारे में समझ गए। फेफड़ा के लिए इतना बड़ा सा तो ये बात काफ़ी है। अब फेफड़ा का दूसरा चीज़ समझते हैं थोड़ा सा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा फूलता है। फूलता इट मीन्स उसमें हवा भरा, उसका प्रेशर बढ़ा, उसका प्रेशर थोड़ा हाई हुआ। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम थोड़ा रेड कर देते हैं पहले। हाँ, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये वाला परत, ये परत क्या है? इसको बोलते हैं डायफ्राम यानी मध्य पेशी। ये विशेष प्रकार की पेशी है जो फेफड़े का संचालन कराती है। देखिए क्या होता है, जब फेफड़े का दाब बढ़ जाता है तो ये नीचे की ओर झुक जाती है। फेफड़ा जो मतलब सांस हम छोड़ते हैं, ले पाते हैं, वो इसी डायफ्राम की वजह से। फेफड़ा का प्रेशर यही बनाता है, यही कम भी करता है। जब ये नीचे चले जाता है तो उसके अंदर हवा भर जाता है फेफड़ा के अंदर। जब ये ऊपर की तरफ जाता है यानी फेफड़ा सिकुड़ने लगता है तो हमारा हवा बाहर निकलता है, जिसके मदद से CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक, ये क्या है? डायफ्राम एक विशेष प्रकार की पेशी है जो कि फेफड़े का संचालन करवाती है। मतलब फेफड़े को दाब व विनिमय, मतलब दाब को कम करता है। ये वक्ष गुहा, इस जगह से ऊपर को क्या बोलते हैं? वक्ष गुहा। इसके नीचे को एब्डोमल कैविटी यानी उदर गुहा कहा जाता है। इतना समझ गए? हाँ, वक्ष गुहा और मध्य पेशी डायफ्राम को ही बोलते हैं। ठीक, चलिए अब थोड़ा आगे और समझते हैं। दोस्त ये रिवीजन के तौर पे है। देखिए आपको अगर जैसे कि फाउंडेशन करना है तो कहीं से पढ़ना होगा। अगर फाउंडेशन नहीं किए तो समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक, उसके बाद श्वसन में हम करते क्या हैं? O2 युक्त हवा को अंदर प्रवेश करवाते हैं और CO2 वाले को बाहर करवाते हैं। श्वसन में, ब्रेथिंग में, बस यही ब्रेथिंग का काम ही है कि इनहेल करना और जो CO2 वाला गैस है उसको बाहर निकालना। ठीक, तो इसका क्रिया संपन्न दो तरीके से होता है। उन दो तरीकों को थोड़ा समझते हैं। एक इंस्पिरेशन है और एक एक्सप्रेशन है। निःश्वसन और एक उच्च श्वसन। इसमें क्या होता है? O2 युक्त हवा फेफड़े के अंदर जाता है, CO2 वाला हवा जो बाहर छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? उच्च श्वसन बोलते हैं। ठीक, इतना सा समझ गए। उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट को समझते हैं।
निःश्वसन को भी देख लिए। इसमें देखिए निःश्वसन में होता क्या है, जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, कितना परसेंट ऑक्सीजन अंदर जाता है 21%, लेकिन बाहर कितना निकलता है 17%, क्योंकि CO2 0.03% अंदर गया था और निकला कितना 4% के लमसम बाहर निकला। ठीक, इतना समझ गए। उसके बाद श्वसन की क्रिया मतलब कोशिकाओं में कैसे संपन्न होती है। कोशिकाओं में ही मेन संपन्न होता है श्वसन का क्रिया। एक होता है ऑक्सीश्वसन, एक अनॉक्सी श्वसन। यानी ऑक्सीश्वसन में जाहिर सी बात है, इसमें ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन हो, अनॉक्सी में ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक, ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन होगा और ये अनॉक्सी में नहीं होगा। ये कोशिका के भीतर ये संपन्न होता है। इसमें कोशिका द्रव भाग लेते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों चीज़। अनॉक्सी में ये दोनों भाग नहीं लेंगे, सिर्फ कोशिका द्रव भाग लेंगे, और उसमें ऑक्सीश्वसन में दोनों भाग लेगा, और कोशिका द्रव भी और माइटोकॉन्ड्रिया भी। ठीक, अनॉक्सी श्वसन को समझते हैं। जब 6H2O और O6 ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब वो कैसे काम करता है। अनॉक्सी में क्या होता है, ये पायरिक अम्ल में बदल जाता है। बहुत ही कम मात्रा में ATP उत्पन्न हो पाती है। अभी थोड़ा आगे समझते हैं। उसके बाद जब ये पायरिक अम्ल जानवरों में जाता है या मानव में जाता है, हम लोग जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, हमारे मांसपेशियों में जलन व दर्द होने लगता है, क्रैम्प आने लगता है। लेकिन वही सूक्ष्म जीवों के लिए ये ऊर्जा है। अमीनो अम्ल के लिए ये अमोनिया बनाता है, उसके बाद वहाँ से दुर्गंध आती है। यही था अनॉक्सी के बारे में। अब थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखिए, श्वसन का सिद्धांत में एक होता है ग्लाइकोलिसिस, एक होता है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस और एक क्रेब्स चक्र, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे समझते हैं ग्लाइकोलिसिस होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस ये अनॉक्सी श्वसन है। देखिए, अनॉक्सी श्वसन का प्रक्रिया है। ये सूक्ष्म जीवों को भी हमने देखा कि छोटे छोटे जीवों को कम ऑक्सीजन चाहिए, उसको ये ऊर्जा प्रदान करती है। इसके बाद ये क्रेब्स चक्र के लिए एक रास्ता बनाती है, माध्यम बनाती है, तब क्रेब्स चक्र होगा, यानी ऑक्सी श्वसन होगा। एक अणु ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में सेल द्रव्य सिर्फ इसमें भाग लेता है। एक पायरिक अम्ल बना, 2 पायरिक अम्ल बना। एक पायरिक अम्ल में 2 ATP होता है, एक में 2 होता है। 4 ATP टोटल बनता है, 2 इसमें प्रोसेस में ख़त्म हो जाता है और 2 का लाभ होता है, मतलब 2 बच जाता है। ठीक, इसीलिए जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है उसको इतना ही एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ये सही है। लेकिन ये जो इसके बाद क्रेब्स श्वसन है, क्रेब्स में होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस हो गया, इसके जस्ट बाद क्या होगा, 2 ATP तो यहाँ लाभ बचा हुआ है। एक पायरिक अम्ल बना और दूसरा पायरिक अम्ल है, 2 पायरिक अम्ल है। लेकिन क्रेब्स में क्या होता है, क्योंकि ये ऑक्सी श्वसन है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी भाग लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एक पायरिक अम्ल को 18 ATP में बदल जाता है, फिर दूसरे वाले को फिर 18 ATP में बदल देता है। तो 36 ATP ये हो गया। 2 ATP पहले का शेष बचा हुआ था, उसके बाद 2 ATP अभी बनाया, टोटल 38 ATP। अभी समझ में आया 38 ATP कैसे बन गया। ठीक, इस बात को भी जान गए। अब प्रमुख जीवधारियों में श्वसन अंगों को देखते हैं। देखिए, मछली में गिल्स के थ्रू लेती है सांस। ठीक, स्तनधारी जीवधारी की बात करें, स्तनधारी सरीसृप उसका पक्षी में ये सब फेफड़े से सांस लेते हैं। उभयचर की बात करें त्वचा से लेते हैं, जो मिट्टी के नीचे होते हैं, फेफड़ा से लेते हैं जो पृथ्वी पे, और गिल्स पानी में। मछली भी गिल्स से लेता है, केचुआ त्वचा से। ये कुछ पॉइंट था, इसको समझिएगा, ये फैक्ट समझिए, फैक्ट ही मानिए। ठीक, ये सब फैक्ट ध्यान में रहेगा तो काफ़ी। अब इससे रिलेटेड कुछ बीमारियों को देख लेते हैं। एक होता है निमोनिया। निमोनिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है, डिप्लोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया है, उसी के कारण क्या होता है, ये निमोनिया बीमारी होती है। ये कहाँ पे, वायुकोश में को प्रभावित करता है। यहाँ पे कुछ बलगम जमा हो जाता है, खांसी करते हैं ना हम लोग, वो जो गंदगी निकलता है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बलगम जमा हुआ है। ठीक, इसीलिए वो वाइट और पीला कलर का जो बलगम निकलता है, थूक टाइप का। ठीक, एक ये हो गया। और दूसरा बीमारी को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, 2-3 बीमारी के बारे में। एम्फाइसीमा के बारे में समझते हैं। एम्फाइसीमा क्या होता है, धूम्रपान के कारण होता है। जो हम लोग आजकल जो फैशन बना हुआ है ना सिगरेट पीने का, धूम्रपान के कारण क्या होता है कि निकोटीन, या इसी को तार भी बोलते हैं निकोटीन को, ये जमा हो जाता है कहाँ पे, वायुकोश में। वायुकोश में हम लोग पहले भी चैप्टर में देखे कि वायुकोश ही मेन अंग है जो कि CO2 को बाहर निकलवाता है और O2 को रक्त में मिलाता है। अब ये वहाँ जमा हो जाएगा तो फेफड़े में धीरे धीरे कैंसर हो जाएगा, कैंसर होने की संभावना बन जाती है। इसी बीमारी को कौन सा बीमारी बोलते हैं, एम्फाइसीमा बीमारी आने वाले दिनों में मोस्टली लोगों को होगा, क्योंकि आजकल सब सिगरेट पी रहे फैशन बना के। ठीक, तो होगा ही। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बायोसिनोफिल्स।
बायोसिनोफिल्स में होता क्या है, रुई और कॉटन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, तो उसका डस्ट जो है जाके वायुकोश में जमा हो जाता है, जिसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, बायोसिनोफिल्स। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो एक और बीमारी होता है, इसका नाम क्या है, एस्पेसियोटोसिस। एस्पेसियोटोसिस किस में होता है, सीमेंट का जहाँ चादर उधर बनता है ना, उस इंडस्ट्री के मजदूरों को होता है, उसका भी वायुकोश प्रभावित हो जाता है इस कारण से। तो दोस्तों बहुत ही कम समय में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आराम से पूरा रिवीजन कर लिया, मात्र 15 मिनट में ही। मानव श्वसन तंत्र के बारे में जो जो मेन चीज़ थी उसको देख लिया। देखिए ये दरअसल हम बना इसलिए रहे हैं ताकि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 10-15 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना स्पीड में हम बोलते हैं कि आपको स्पीड बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तब तक के लिए आप लोग अपना तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।